छात्रों को मेरा नमस्कार। तुलजा भवानी माध्यमिक विद्यालय संत ज्ञानेश्वर नगर लातूर स्कूल में चल रही वीडियो क्लासेस में आप सभी का स्वागत। तो आज हम कक्षा 8वीं का विषय हिंदी व्याकरण विभाग में पाठ तीसरा देखेंगे, जिसका नाम है सर्वनाम। इससे पहले हमने संज्ञा पाठ के बारे में जानकारी ली थी। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के भेद हमने देखे। अभी सर्वनाम किसे कहते हैं, संज्ञा, नाम और अभी सर्वनाम किसे कहते हैं। तो संज्ञा के बदले जो शब्द का प्रयोग हम करते हैं, संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग हम करते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। कि जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। यह सर्वनाम की परिभाषा है। सर्वनाम किसे कहते हैं, तो जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। तो हमने संज्ञा का अर्थ देखा। संज्ञा किसे कहते हैं, तो किसी वस्तु, किसी प्राणी, किसी स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। इसका अर्थ है कि किसी के भी नाम को, वस्तु हो या स्थान हो, किसी व्यक्ति का नाम हो, उसके नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो जो शब्द संज्ञा शब्द के स्थान पर आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर जो शब्द आता है, अब कैसे आता होगा, सर्वनाम, नाम, सर्वनाम। तो हम हर बार नाम नहीं लेते। जैसे कि हम बातें करते समय किसी का नाम, जैसे कि राजू स्कूल जा रहा है, राजू स्कूल जा रहा है। कभी कभी हम राजू के बदले एक आध शब्द का प्रयोग करते हैं। कैसे, देखो, राजू स्कूल जा रहा है, वह स्कूल जा रहा है। वह राजू के स्थान पर वह शब्द आ गया, आपके समझ में आ गया। कौन स्कूल जा रहा है, राजू स्कूल जा रहा है। लेकिन हर बार हम राजू या नाम ही लेना है। इससे पहले जैसे कि हर बार हम जैसे कि नाम लेते हैं, कभी कभी हम नाम के बदले जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं बोलते समय, भाषा में जब हम क्या करते हैं कि संज्ञा के बदले किसी और शब्द का प्रयोग करते हैं, तो वह शब्द कौन सा है, सर्वनाम है। वह शब्द बनता है सर्वनाम। आ रहा है समझ में। तो संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग हम करते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम की परिभाषा लिख कर लेनी है कि जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकते हैं। मैंने अभी क्या कहा है कि सर्वनाम संज्ञा की जो पुनरावृत्ति होती है, पुनः पुनः बार बार जब हम संज्ञा का प्रयोग करते हैं तो बार बार संज्ञा का प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। तो हम बार बार संज्ञा का प्रयोग करने के बदले, उस संज्ञा के बदले हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। राजू खाना खा रहा है, वह खाना खा रहा है। वह कौन, राजू। राजू के बदले, राजू यह संज्ञा है, नाम है। तो संज्ञा के बदले हमने कौन से शब्द का प्रयोग किया, वह। तो वह ये क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। रामू ने खाना खाया, उसने खाना खाया। हमने रामू के बदले शब्द ले लिया, उसने। यह क्या हुआ, सर्वनाम हुआ। आ रहा है समझ में। तो ये संज्ञा के बदले आए शब्द है। तो संज्ञा के बदले, संज्ञा के स्थान पर जो शब्द आते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। आ गया समझ में। आगे जिस प्रकार हमने संज्ञा की परिभाषा देखी और संज्ञा के कुछ भेद देखे, उसी प्रकार सर्वनाम के भेद है। पहला भेद है सर्वनाम का पुरुषवाचक सर्वनाम।
पहला कौन सा है, आपको यह भेद लिख कर लेना है। पहले अपने कापियों में ये जो शब्द सर्वनाम के सभी भेद दिए हैं, पांचों भेद आपको लिखने हैं और फिर एक एक भेद को हम अच्छी तरह से आपको समझाएंगे। ठीक है, उसकी परिभाषा, उसके उदाहरण, जैसे कि आपको पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं ये अच्छी तरह से समझ में आ सकता है। ठीक है, तो पहले आपको लिखना है सर्वनाम के भेद। लिख लिया, सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद हैं 5। उसमें पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा भेद है निजवाचक सर्वनाम और पांचवा भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये भेद आपने लिख लिए, लिख कर लेना है। 5 भेद है सर्वनाम के भेद 5। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और पांचवा सर्वनाम का भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो एक एक करके हम, जैसे पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके विषय में बात की जा रही है उसका बोध कराते हैं, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या है कि जो शब्द बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके विषय में बात की जाए उसका बोध कराते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। किसका बोध कराते हैं? जो शब्द या जो सर्वनाम शब्द किसका बोध कराते हैं? बोलने वाला कौन है, सुनने वाला कौन है, या जिसके विषय में हम बोल रहे हैं उसके बारे में या उसका बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बोलने वाले मैं, मुझे, हम, हमें, अरे समझ में। सुनने वाले तू, तुम, तुमको, तुमसे, आप। तो जिसके बारे में बोला जा रहा है, जो सुन रहा है और जिसके बारे में हम बातें कर रहे हैं, इसका बोध कराने वाले जो सर्वनाम शब्द है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण देंगे। उदाहरण पहला है, मैं अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने लगा। मैं अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने लगा। वाक्य पूरा हुआ। मैं, यहां पर मैं यानी कौन बोल रहा है? जो कुछ व्यक्ति बोल रहा है वह अपने बारे में कह रहा है। यहाँ पर सर्वनाम का प्रयोग किया गया है मैं। अरे समझ में, खुद बोल रहा है, जो आदमी बोल रहा है अपने खुद के बारे में, खुद का नाम न बताते हुए वह कह रहा है कि मैं अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने लगा। तो मैं, यह क्या हो गया? पुरुषवाचक सर्वनाम। वे मेरे मित्र हैं। अगला वाक्य उदाहरण के लिए हम लेंगे, वे मेरे मित्र हैं। वाक्य पूरा हुआ। वे, जिसके बारे में हम बोल रहे हैं, जिसके बारे में, जैसे कि पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा ही हमने क्या की है कि जो शब्द बोलने वाले या सुनने वाले तथा जिसके बारे में हम बोल रहे हैं उसके बारे में जिसका बोध हो रहा है यहाँ पर, तो उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। वे मेरे मित्र हैं, जिसके बारे में हम कह रहे हैं वे मेरे मित्र हैं। अरे समझ में, तो पुरुषवाचक सर्वनाम के इस प्रकार के उदाहरण हम ले सकते हैं। समझ गए कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? कि जो शब्द बोलने वाले, सुनने वाले तथा हम जिसके बारे में बोल रहे हैं उसका बोध कराते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। खुद बोल रहे हैं या दूसरों के बारे में बोल रहे हैं, जो सुन रहा है और जो जिसके बारे में हम बोल रहे हैं
वह व्यक्ति जैसे कि इसका बोध होता है उसी को हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। आ रहा है समझ में? अगला भेद भी हम देखेंगे। अगला भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला भेद कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय, निश्चित जिसे हम कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा है जिस शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है। परिभाषा लिखनी है। क्या कहा है कि जिस शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति का, निश्चित वस्तु का या निश्चित स्थान का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चित, पक्का है ना? तो निश्चित रूप से जिस वस्तु का या किसी स्थान का या किसी निश्चित व्यक्ति का बोध कराने वाले सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे ये गेहूं के वही दाने हैं। ये गेहूं के वही दाने हैं। ये गेहूं के वही दाने हैं। किसके दाने हैं? गेहूं के। निश्चित रूप से हम कह रहे हैं कि ये कौन? गेहूं के दाने। ये गेहूं के वही दाने हैं। तो ये क्या हो गया? निश्चित या निश्चय, निश्चित रूप से हम कह रहे हैं कि ये अन्य किसी के दाने नहीं है। अरे समझ में? तो ये गेहूं के ही दाने हैं। निश्चित रूप से क्या कहा कह रहे हैं हम कि ये गेहूं के ही दाने हैं। गेहूं के ही दाने हैं। ये गेहूं के दाने हैं। ये दाने हैं। अगर ऐसा हमने कहा होता तो निश्चित रूप से आप बता सकते हैं कि ये किसके दाने हैं? नहीं बता सकते। निश्चित रूप से बता सकते हैं क्या? नहीं। तो आप निश्चित रूप से क्या कह रहे हैं कि ये गेहूं के वही दाने हैं। निश्चित रूप से आप कह रहे हैं कि ये गेहूं के वही दाने हैं। तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम में आता है। तुम्हारी कुल्हाड़ी वह है। तुम्हारी कुल्हाड़ी वह है। निश्चित रूप से हम कह रहे हैं तुम्हारी कुल्हाड़ी वह है। निश्चित रूप से कह रहे हैं कि वही तुम्हारी कुल्हाड़ी है। तुम्हारी कुल्हाड़ी वह है। तो वह, यह क्या होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम में वह आ सकता है। निश्चित रूप से हम कह रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए, आपको समझने के लिए और एक उदाहरण मैं यहां पर बताऊंगी कि दीवार के पीछे लड़का खड़ा है। एक उदाहरण। निश्चित रूप से आप क्या कह रहे हैं कि दीवार के पीछे लड़का ही खड़ा है। लड़का खड़ा है, निश्चित रूप से आप बता रहे हैं। अगर आपने यही वाक्य ऐसा कहा तो दीवार के पीछे कोई खड़ा है। दीवार के पीछे कोई खड़ा है। कोई का अर्थ है कौन? निश्चित रूप से आप बता रहे हैं नहीं, खड़ा है। आप जान रहे हैं कि दीवार के पीछे कोई खड़ा है, लेकिन आपको निश्चित रूप से पता नहीं है कि कौन खड़ा है, इसीलिए आप कह रहे हैं कि दीवार के पीछे कोई खड़ा है। तो यह सहज रूप से क्या होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जो हम अगला भेद देखेंगे। लेकिन निश्चित रूप से आप कह रहे हैं कि दीवार के पीछे लड़का खड़ा है। अरे समझ में कि हम किसी निश्चित व्यक्ति का नाम बता सकते हैं, किसी निश्चित पक्का हम किसी वस्तु का नाम बताते हैं, किसी स्थान का नाम बताते हैं, है ना? तो यहाँ पर यह निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। और निश्चयवाचक सर्वनाम अगला भेद है तीसरा भेद हम अगली कक्षा में देखेंगे। तो आज हमने क्या देखा? सर्वनाम की परिभाषा, उसी के साथ सर्वनाम के 5 भेद लिख लिए हैं हमने। उसमें पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं और निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। अगला तीसरा भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, हम अगली कक्षा में देखेंगे। हम यहीं पर अभी रुक जाते हैं। धन्यवाद।